कुछ लोगों को रिलेशनशिप ओसीडी भी तो होता होगा। जैसे मैं एक ड्रामा देख रही थी पागल खाना, वो सारा डिसऑर्डर्स पे था, तो उसमें लड़की को ओसीसीडी था। अब ये ओसीसीडी क्या है और उसको रिलेशनशिप ओसीसीडी था। लाइक उसको अगर उसका बॉयफ्रेंड नज़र नहीं आता था या वो उससे बात नहीं कर पाती थी कुछ टाइम, तो वो अपने हवास खोने लगती थी। उसे लगता था कि बस अभी मुझे कुछ हो जाएगा, मैं ठीक नहीं रहूँगी, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है या वो कहीं मुझे चीट कर रहा है। तो क्या ये भी ओसीडी में आई आता है? थिंक देखिए, ये बहुत सारी जो मैंने आपको कहा ना, जो मेजर इन सारी बीमारियों को अगर आप एक अंडर वन अम्ब्रेला आप रख लें, तो इनके जो बैकग्राउंड में एक लफ्ज है, दैट इज एंजाइटी। मिसाल के तौर पे आम जो एंजाइटी होती है उसके अंदर अगर आपका बच्चा बाहर गया हुआ है और वो देर हो गई है, घर नहीं आया, तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, यू गो थ्रू एन एंजाइटी पीरियड। ऐसे ही है ना, ये इमोशनल एंजाइटी है। इसी तरह स्ट्रेंजर्स एंजाइटी होती है कि आप ऐसे लोगों में चले जाएं, या बच्चे आपके ख़ास तौर पे बच्चों में होती है, वो एक नए माहौल में चले जाते हैं, मीट स्ट्रेंज पीपल। अब जो आपने मिसाल दी, अगर एक लड़की को किसी से प्यार है या बीवी को अपने मियाँ का बहुत ख्याल है, और मियाँ बीवी तो चलो किसी हद तक वो साथ रहते रहते इम्यून हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पर अभी शादी होने वाली है एंड यू एक्चुअली आर रिलेशनशिप विद समबडी, और तो वहाँ पर अगर हर रोज़ एक ख़ास वक्त पे फ़ोन या मैसेज आता है, या दिन में 3-4 दफ़ा मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, वो अगर नहीं होंगे तो आपके अंदर एंजाइटी बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। अब उसके अंदर भी कंपल्सिवनेस आ जाती है। आप दिल को मना कर रहे होते हो कि मैंने इसको मैसेज नहीं करना, फिर वो एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि आप कहते हो ऐसी की तैसी ठक करके आप मैसेज कर देते हो। सो यू कैन ऑलवेज पुट दैट इनटू, बल्कि आजकल जो हमारी नई नस्ल है उसके अंदर जब से ये देखे ना, हमारे ज़माने में तो फ़ोन किसी को करना एक जुए शीट लाने से कम नहीं होता था। पहली बात तो फ़ोन मिलता नहीं था, फ़ोन होता नहीं था, और फिर हॉस्टलों में अगर फ़ोन करना हो तो हॉस्टलों के फ़ोन तो 24 घंटे ही चलते रहते थे। तो अब तो लाइफ इज़ वेरी इजी एंड वेरी एक्सेसिबल। आप अगर किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, यू कैन ऑलवेज मैसेज। अब क्या होता है, आप मैसेज करते हो, अब मैसेज के जवाब आपको नहीं आता, तो पहला तो टेंशन आपको ये शुरू हो जाती है कि इस पर ब्लू टिक नहीं आया, यानी उसने देखा नहीं। अच्छा, उससे बड़ी टेंशन ये आ जाती है, ओए ब्लू टिक आ गया और अभी तक जवाब नहीं आया। तो वी आर लिविंग इन एन ओशन ऑफ एंजाइटी। अच्छा, फिर उसके बाद जवाब आ गया, अगर वो रूखा जवाब था तो आपकी एंजाइटी और ज्यादा बढ़ गई, इससे क्या हो गया, ये कैसा जवाब आया है? नहीं, ऐसा ही है। तो वी आर लिविंग इन एन ओशन ऑफ एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, और पीसफुल माइंड नहीं रहा हमारा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये दे लीड यू टूवर्ड्स। लेकिन जो OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वो प्राइमरीली इन चीज़ों में होता है जो मैंने आपको बताया। ज़्यादातर उनका कंटेमिनेशन से, जर्म से, कोई चीज़ गंदी तो नहीं है, साफ़ होनी चाहिए, ये सिक्योरिटीज़ की मैंने बात कर दी। बट ऑफ कोर्स जहाँ पे मैंने आपको कहा था कुछ रिलीजियस थॉट्स कईयों को होते हैं, इसी तरह इमोशनल बिहेवियर्स होती हैं, तो उनके अंदर ये होती है। तो ये मतलब जितनी भी आपने मुझे सारी इसकी टाइप्स बताई हैं कि हम कंटेमिनेशन पे भी जाते हैं, हम रिलीजियस थॉट्स पे भी जाते हैं, हमारे इमोशनल बिहेवियर भी सारे चेंज हो रहे होते हैं, मतलब ब्रेन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मुसलसल होता जा रहा है जो हमें इरिटेट कर रहा है, हम एंग्जाइटी फील कर रहे हैं। तो ये हमारी हेल्थ वाइज भी तो ओवरऑल फिर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बिल्कुल। वो हेल्थ वाइज किस तरह बहुत हमें डेंजर में ला सकता है? देखिए, पहले तो हमें समझना चाहिए कि इसकी वजह क्या होती है। तो इसकी एक वजह तो जो बहुत ही मुसल्लमा है, वो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। कुछ लोगों की फैमिलीज़ के अंदर ये चल रहा होता है, यू नो, दे आर प्रोन टू OCD, कि अम्मा को भी OCD है, आगे बेटी को भी, बेटे को भी OCD है, हो सकता है अम्मी को बहुत ज़्यादा हो, बेटी को कम हो। सो एक तो इसका बड़ा रिकग्नाइज्ड जेनेटिक फैक्टर है। नंबर 2, कुछ लोगों के अंदर स्ट्रेस एक बहुत बड़ी कॉज बन सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैंने आपको कहा, किसी के बारे में बहुत आप परेशान रहते हैं, स्ट्रेसफुल होना शुरू हो जाते हैं,
उस स्ट्रेस के नतीजे में आपका बिहेवियर थोड़ा सा कंपल्सिव हो जाता है, फिर दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ नेचर ऑफ यू। तो ये स्ट्रेस जो है, दिस कुड बी वन ऑफ द कॉज। ये किसी इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, आपकी ब्रॉटअप के अंदर कोई ट्रॉमा ऐसा हो सकता है, सो दैट कुड बी वन थिंग। अच्छा, अब न्यूरोलॉजिकली अगर हम इसे देखें तो ये कहा जाता है कि हमारे ब्रेन में जो बेसल गैंग्लियाज होते हैं, बेसल गैंग्लिया वो हैं जिनकी जहाँ से डोपामीन निकलती है, और वहाँ पे अगर कोई डिफेक्ट हो, क्योंकि अल्टीमेटली एंजाइटी मेक्स यू अनहैप्पी, और जब आपको कंपल्सिव एक्ट करने के बाद रिलीफ मिलता है तो डोपामीन ही रिलीज होती है। तो इसलिए सम पीपल थिंक कि इसकी वजह जो है वो ये भी हो सकती है। और कुछ बहुत सी बीमारियां भी ऐसी हैं जो क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, जिनके अंदर वहम खौफ ऑटोमेटिकली आ रहा होता है, तो ये भी इसकी वजूहात बन जाती हैं। सो नॉर्मली ये सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से OCD होती है। इसको डील कैसे कर सकते हैं? लाइक कोई भी अगर OCD से सफ़र कर रहा है तो वो कैसे खुद को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आए, अपनी लाइफ के पैटर्न्स को सीधा करे, सही ऑर्डर में चल सके, वो कैसे खुद को ठीक कर सकता है? देखिए, इसके अंदर प्राइमरीली 2 तरीके होते हैं। एक फार्माकोलॉजिकल वे होता है यानी दवाइयों से, और एक नॉन फार्माकोलॉजिकल वे होता है। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल वे होता है उसके अंदर CBT, हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं उसको, और CBT जो होता है ये प्राइमरीली आपका जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो अप्लाई करता है, और वो आपको जो आपकी जो कॉग्निशन होती है वो उस पे वर्कआउट करता है, आपको उसकी कुछ रीजनिंग देता है, कुछ आपको वो प्रैक्टिसेस करवाता है, बाज़ औक़ात वो डिसेंसिटाइजेशन करवाता है आपको। जिन चीज़ों से आपको OCD हो रही है और आपको लग रहा होता है कि ये वहम है, तो वो आपको उस कंडीशन में लेके जाता है और आप उससे डिसेंसिटाइज होते हैं, जो कि हम CBT फोबियाज में भी करते हैं और बहुत सी चीज़ों में। बिकॉज मेरे पेशेंट्स जो आते हैं प्राइमरीली वो OCD के साथ नहीं आते, उनको ओरिजिनल बीमारी, बिकॉज ऑफ बीइंग अ न्यूरोफिजिशियन एंड रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट, वो इसके साथ आते हैं, तो उनके अंदर OCD निकल आती है। और फिर उनको जो हम रेकमेंड करते हैं वो ये करते हैं कि जी आप इसकी थेरेपीज लें, सेशंस लें। सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। अच्छा, दूसरा इसका जो तरीका है उसके अंदर फिर मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाता है। इसके अंदर SSRIs होती हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, उनका बड़ा अच्छा रोल है। समटाइम्स दे वर्क, समटाइम्स दे डोंट वर्क। अब प्रॉब्लम होती है हमारे पेशेंट के साथ कि जो जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं इनको एक कुछ लंबे अरसे के लिए लेना पड़ता है। तो हमारा जो मरीज़ होता है वो दवाई खाई, 3 दिन में उसको आराम नहीं आया तो उसने फेंक दी। सो दैट द डॉक्टर हैज़ टू मेक अ डिसीजन। और आम तौर पे जो दवाइयों से इलाज होता है इनका वो साइकेट्रिस्ट करता है, वो साइकेट्रिस्ट करता है। और आई थिंक इफ़ ही डज अ कम्बिनेशन ऑफ साइकेट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट, सो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। अच्छा, इसके अलावा अभी और बहुत से ट्रीटमेंट्स लेटेस्ट आ गए हैं जिसमें DBS भी है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ठीक है, यानी आपके ब्रेन का, दिस कॉल्ड डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। पाकिस्तान में भी चंद एक जगहों पे हो रहा है, लेकिन जो दूसरी दुनिया है, वेस्टर्न दुनिया है, वहाँ पे भी ये एक कामयाब तरीका समझा जाता है। तो और इसमें क्या करते हैं? इसके अंदर जो हमारा ब्रेन होता है उसको डीपली जाके स्टिमुलेट करते हैं, और इसकी पूरी एक थेरी है। और ये सिर्फ इस कंडीशन में नहीं, ये पार्किंसन के पेशेंट्स के अंदर भी करते हैं और बहुत सी और कंडीशंस होती हैं, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स। लेकिन अगर आप ऑन द होल पूछे आप, तो OCD के अंदर जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है कम्बिनेशन ऑफ medicines and psychological sessions and counseling and cognitive behavior therapy.